हेलो दोस्तों, जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके हर ऑप्शन का इन डेप्थ एनालिसिस करें। और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया, आपको समझाया भी कि हाउ पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम पर्टिकुलरली। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज प्रोवाइड डायरेक्शन, एक ही दिशा प्रदान करता है पीवाईक्यू कि हमें किस रास्ते पे, किस एजिलिटी, किस स्ट्रेंथ के साथ जाना है। फॉर एग्जांपल कि किस टॉपिक को किस डेप्थ में कहाँ तक पढ़ना है और किन एरिया पे मेजर फोकस होता है एग्जामिनर का, तो वो सब चीजें पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस से ही पता चलता है। और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया टॉप के जो 10 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70 to 80% पीवाईक्यू केवल 2 साल के पीवाईक्यू से ही आए हुए थे। तो जब आप दसों साल के पीवाईक्यूज करते हैं तो मोर देन 60-70% आप इजिली पीवाईक्यू से सॉल्व कर लेते हैं, और ऑन द अपने नॉलेज पे जब और रिलाई करेंगे तो 80% हो जाता है। और जेआरएफ के लिए आपको 60 से 70% के बीच, डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ कास्ट, उस पर डिपेंड करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का, थॉर्नवेट की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का। तो थॉर्नवेट की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा जानने से पहले हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं थॉर्नवेट के बारे में जानने की। तो थॉर्नवेट एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और इन्होंने यूजली जो कोपेन का क्लासिफिकेशन था, उसके बाद क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, उसके बाद इन्होंने वर्क करना चालू किया। इसलिए उन्होंने शुरू में जब 1931 में 1931 में जो उन्होंने पहला क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, वो हेविली रिलाय था किस पे? नेचुरल वेजिटेशन पे। वो नेचुरल वेजिटेशन का ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और नेचुरल वेजिटेशन को सेम यूज भी किसने किया था? कोपेन ने। तो ऐसा भी एक्सपर्ट और स्कॉलर्स मानते हैं कि कोपेन के ही आइडिया को उन्होंने एक तरह से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। और ये जो थॉर्नवेट जी थे, इन्होंने पहला जो 1931 का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, वो अमेरिका तक ही सीमित था और उसमें नेचुरल वेजिटेशन का यूज किया। ये दो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और नेचुरल वेजिटेशन का यूज पहले कोपेन ने भी किया था अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। फिर 1933 में 1933 में सेम बेसिस पे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर प्रोवाइड किया। ये सेम बेसिस को थॉर्नवेट ने 1933 में 1933 में वर्ल्ड लेवल पर प्रोवाइड किया। एंड द फाइनल वर्जन 1948 में आया है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे मॉडिफाइड वर्जन भी कहा जाता है। एक बार यूजीसी के नेट जेआरएफ पेपर में ये भी पूछा गया कि किस ईयर में ये इन्होंने अपना मॉडिफाइड वर्जन दिया, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया एक क्वेश्चन है। और इन्होंने जब 1948 का जो अपना मॉडिफाइड वर्जन दिया, उसमें इन्होंने कुछ सिस्टम्स को, कुछ बेसिस को उन्होंने यूज किया, जिसमें एक बेसिस था पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इंडेक्स को यूज किया उन्होंने, एंड मॉइस्चर इंडेक्स को यूज किया। उसके बेसिस पे उन्होंने रीजन्स का डिवीजन किया और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को बताने की कोशिश की थी। इसको बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, बट थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दिया है। और इसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि जो इन्होंने थॉर्नवेट टेम्परेचर प्रोविंसेस की बात की है और द टेम्परेचर इफिशिएंसी इंडेक्स वैल्यू है, उसको मैच करने का ये क्वेश्चन है हमारा। मैच द फॉलोइंग है। तो मेसो, माइक्रो, टाइगा, टुंड्रा, 4 रीजन के बारे में इसमें दिया गया है, जो टेम्परेचर प्रोविंसेस हैं उनके बारे में। और इसमें एक
आप देखेंगे मेसोथर्मल के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक है? मेसोथर्मल भी एक मतलब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रोविंस था उनका, तो उसके बेसिस पे जो मेसोथर्मल है आप उसको याद कर सकते हैं। मेसो का मतलब ही बहुत बड़ा होगा। जब हम मेसो मेसो बात करते हैं हम, उससे पहले मेगा होता है, मेसो, माइक्रो, लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं हम। तो मेगा का जो थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स होता है वो बहुत हायर होता है। उसके बाद आप देखेंगे वो 127 से ऊपर होता है, मोर देन 127। जब हम मेगा का 127 से ऊपर कर रहे हैं तो मेसो का उसके नीचे आता है 64 से 127। तो 64 से 127 का एक ऑप्शन हमारा मैच करता है, ये यहाँ पर मैच करेगा। तो ये क्या है? मेसोथर्मल। चलिए हमें एक ऑप्शन, एक क्लू मिल गया, अपने नॉलेज के बेस पे ही हम समझते हैं। तो ए का थर्ड एक ऑप्शन मिलता है हमें ओनली। तो यदि आपको ये पता है तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया, मेगा, मेसो, माइक्रो। अब माइक्रो जो होगा वो 64 से नीचे होगा, तो यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे, एक ऑप्शन है 32 से 63। तो बी का 4, बी का 4 यहाँ पर मिलता हमें। अब ये 32 है तो 32 से नेक्स्ट उसका नीचे होगा टेम्परेचर। तो आपको ये पता होना चाहिए टाइगर रीजन है उसका टेम्परेचर ओवरऑल जब हम एनुअल लेवल पे देखते हैं तो टुंड्रा से हायर होता है। टुंड्रा का जो टेम्परेचर वो प्रोविंस है वहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली अदर रीजन से बहुत लो होता है। तो ये तो एकदम लोवेस्ट होगा, ये इससे थोड़ा ज्यादा होगा, बट जो माइक्रो थर्मल है उससे कम होगा। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा लिंक करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो 16 से 31 में क्या आएगा? माइक्रो थर्मल। एंड 1 से 15 के बीच में क्या आएगा? 16 से 31 के बीच में आएगा आपका टाइगा। एंड 1 से 15 के बीच में टुंड्रा। तो टुंड्रा डी टू, डी का 2 यहाँ पर और सी का 1 यहाँ पर, तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाता है। जो पोटेंशियल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन बेसिस है, मतलब थॉर्नवेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का, इस पे ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट के पेपर में 10 सालों के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन मतलब थर्मल प्रोविंस का क्लासिफिकेशन है और उनका जो इंडेक्स है, इस पे भी 2 बार आई थिंक जो मैं याद कर पा रहा हूँ क्वेश्चन पूछा, 2 टाइम्स इस पे पूछा हुआ है। तो आपको पेपर निकालना है तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस पे ज्यादा फोकस किया है एग्जामिनर ने, और उस पे आप भी फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात, नोन एज काम ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, हम थोड़ा सा अपना वर्ल्ड का ग्लोब के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्लोब है हमारा, बीच में इक्वेटर लाइन जा रही है, आप देखेंगे इक्वेटर लाइन जा रही है। एंड 23 डिग्री के आसपास आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ 22.5, एंड 22.5 साउथ में आप देखेंगे ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज नोन एज काम ऑफ कैंसर। तो जब कैंसर जो कर्क रेखा की बात की गई है उसको हमें सर्च करना है, तो हमारे लिए पता है कि नॉर्थ में है और कितने डिग्री के आसपास मिलेगा, 22.5, 23, 25 के आसपास, मतलब ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे करा जाता है। तो ये साउथ वाला एलिमिनेट हो जाएगा, 66 एलिमिनेट हो जाएगा,
66 एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 25 डिग्री नॉर्थ है उसको काम ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। सेम यदि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो इन फ्यूचर ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको कहा जाएगा, तो 25 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं ज्योग्राफी के एंड उनको मैच द फॉलोइंग करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस एंटिटी को मेजर करते हैं। तो पहला पेडोमीटर की हम बात करते हैं, तो पेडोमीटर इतना हमें पता है कि ये डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे इजी ऑप्शन है इसमें पेडोमीटर। पेडोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए। तो 2 को हम 4 से मैच करेंगे, तो 2 का 4 जब हम मैच करते हैं तो दो ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमें फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं पता है, तो इतना पता है कि ए का 3 है इसमें, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 3 दिया हुआ है। ए का स्लिंग साइकोमीटर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता है, वो मैच होगा हमारा स्लिंग साइकोमीटर से। दो ऑप्शन अब हमारे बचते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाइक्नोमीटर। तो इसको हमें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम की बात थोड़ा सा कर रहा है, तो रेडियंट एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, ऐसे याद करना पड़ता है। तो ये है 2। तो सी को जैसे ही हम 2 से मैच करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। एंड फाइनोमीटर क्या है, सॉइल डेंसिटी। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और इनको आप 2-3 बार रट लीजिए, क्योंकि 4 से 5 टाइम जितने भी इस ऑप्शन में हैं उनको पूछा गया है 10 सालों के अंदर क्वेश्चंस में। कहीं पर सोयल डेंसिटी के से मैच द फॉलोइंग, कहीं रेडिएंट एनर्जी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, डिस्टेंस को। तो 2-3 ऑप्शन आपको इसमें से एटलीस्ट 4 में से 3 आपको रट गए हैं, याद हो गए हैं, तो कहीं पर भी मैच द फॉलोइंग आएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अभी हमने बात की थी थॉर्नवेट की, और इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी डब्ल्यू थॉर्नवेट ने जो अपनी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन रिवाइज की थी वर्ल्ड की, वो कौन सी ईयर की थी, एक ही साल में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या आंसर था हमारा, 1948, 1948 में क्या किया, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को बेसिस मान के उन्होंने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड किया था। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ फोर्सेस दिए गए हैं एंड उनके सोर्सेस दिए गए हैं। कोरियोलिसिस फोर्स को आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में, 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ा है एंड नॉर्मल भी आप पढ़ते हैं कि कोरियोलिसिस फोर्स अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है, अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है। वो उसका सोर्स जो है कोरियोलिसिस फोर्स का, वो अर्थ की रोटेशन है। तो ए का 4 हमें पता है, ये इजीली हमें पता होना चाहिए, और ए का 4 सारे ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स जिसको घर्षण भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो घर्षण है वो डिफरेंसेस होता है किसमें, टोपोग्राफी के रिलीफ में। मतलब एक टोपोग्राफी ये है, तो यहाँ पर कहीं पर ऊंचाई है, कहीं गहरा है, तो ये जो डिफरेंसेस है रिलीफ में, इसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। कि ये पे डिफरेंसेस की वजह से जब विंड चलेगी तो फ्रिक्शन होगा, इससे घर्षण होगा, टकराएंगी। तो टोपोग्राफिक डिफरेंसेस सोर्सेस किसके होते हैं, फ्रिक्शन के। तो सी का हमारा 2, तो सी का 2 से हम दो एलिमिनेशन करके 2 पॉइंट पे तो पहुंच गए हैं। अब हमारे पास बचता है टाइडल एंड रेसिस्टिंग। अब ऑप्शन भी हमें क्या बचते हैं हमारे पास, स्टैटिक स्टेट, अर्थ ग्रेविटी। तो टाइडल फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि जो एक्सप्लोरेट करने में अभी भी बहुत जगह पर प्रॉपरली नहीं समझ पाया जा रहा है। तो टाइडल फोर्स को आप देखेंगे, वो एक ओशियन है, यहाँ पर लैंड है, तो इनमें मूवमेंट हो रही होती है। तो कभी अप जा रहा है, कभी डाउन आ रहा है,
तो इसमें कहीं न कहीं जो अर्थ के इंटीरियर में एक फ़ोर्स है जिसको ग्रेविटी कहा जाता है, वो अपना एक मेजर प्ले कर रहा है रोल को, जिसकी वजह से जो करंट है, जो विंड है मतलब ये जो वाटर है, ये अप एंड डाउन हो रहा है जिससे टाइडल एनर्जी बन रही है और यही सुनामी हो जाती है एक तरह से, आगे चलकर जब टकराती है टाइडल फ़ोर्स। तो टाइडल को हम अर्थ ग्रेविटी से मैच करेंगे तो बी का 1 जैसे हम मैच करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ आउटकम्स हैं। कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ आउटकम्स हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन से मीथेन निकलती है। ट्रांसपीरेशन से रेस्पिरेशन जो हम ले रहे हैं, सांस जो हम ले रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो पहले फर्स्ट हम इसको मिलाते हैं। सी का 1 सी का 1 दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। ठीक है? सी का 1 मिलाते ही और इतना भी हमें पता है कि जो पेड़ हैं, जो ट्री हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब उनका आउटकम O2 होगा, ऑक्सीजन होगा। ये आउटकम जो उनका आउटकम की बात की जा रही है। तो फोटोसिंथेसिस से पौधे खाना बनाते हैं, जिसके थ्रू वो अपने आउटकम में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो डी का 2 होगा, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई डी का 2 भी दो ही ऑप्शन में है। अब हमारे लिए ये पता है कि डिकम्पोजिशन मीथेन है, ये भी हमने शुरू में बात की। तो ए का 3 तो हमारा आंसर तो मिल जाएगा सी ऑप्शन। एंड ट्रांसपीरेशन में भी हमें पता है कि वाटर वेपर यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन पे बेस। असर्शन हमारा जो कथन है वो है कि मानसून ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया driven by location and size of Asian landmass and its proximity to Indian Ocean. It is absolutely correct. रीजन क्या दिया जा रहा है कि जो सदर्न एंड ईस्टर्न एशियन का लोकेशन और साइज है एशियन लैंडमास का वो प्रॉक्सिमिटी है इंडियन ओशियन से, इस वजह से मानसून का इफेक्ट है इसमें। रीजन में द विंड एंड प्रेशर पैटर्न इन अपर एयर सर्कुलेशन आर एसोसिएटेड विद जनरेशन ऑफ मानसूनल फ्लो। ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो असर्शन है, जो हमारा रीजन है, वो दोनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। आपको मानसून के बारे में बात करें तो एक ज्योग्राफर रहे अल मसूदी, ये अरेबियन ज्योग्राफर रहे जिन्होंने मानसून का डिस्क्रिप्शन किया और मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई थी उस समय। ठीक है, मौसम शब्द से रिलेटेड है मानसून और अल मसूदी ने मानसून के ऊपर एक अकाउंट लिखा मतलब बताया है। तो इसका जो आप ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे जिसपे कई बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशियन ट्रेंचेस के और इनके डेप्थ की। तो ये तो बहुत फैक्चुअल हो जाता है, रटना पड़ता है यूजुअली कि किसका ट्रेंच मतलब जो ट्रेंच है उसकी कितनी गहराई है। मैं उसके साथ-साथ आपको थोड़ा लोकेशन भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। टोंगा टोंगा आप देखेंगे ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। कुरिल कमचटका पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। फिलीपींस आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। रोमांस जो आपका है वो आपको देखने को मिलेगा अ, अटलांटिक ओशन में। ठीक है? तो टोंगा बहुत डेप्थ में है अकॉर्ड मतलब कुरिल कमचटका से। तो सबसे हाईएस्ट किसका है? 3 ए का 3 एक ऑप्शन तो राइट आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, कुरिल कामचटका 10,500, फिलीपींस 7,060 7,760
रोमांस 10,540 बी। ठीक है। लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन हम देखते हैं जो कई बार पूछा जाता है। एल्यूटियन ट्रेंचेस आपको मिलेगा नदर्न पैसिफिक ओशन में, एंड कुरिल ट्रेंचेस ये है आपको जापान के पास, जापान ट्रेंचेस से ऊपर देखने को मिलेगा जापान ट्रेंचेस, ये सब नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। मेरियाना ट्रेंचेस नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोंगा ट्रेंचेस, कर्मेडिक ट्रेंचेस जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा आपको, एंड पेरू चिली ट्रेंचेस ये आपको भी सदर्न ओशन में देखने को मिलेगा, पैसिफिक सदर्न ओशन में। एंड फिलीपीन ट्रेंचेस फिलीपींस के एरिया में आपको नदर्न पैसिफिक में। राइकू ट्रेंचेस ये भी आपको नदर्न पैसिफिक ओशन में। आप इधर आएंगे अटलांटिक में तो प्यूर्टो ट्रेंचेस ये भी नॉर्थ अटलांटिक में मिलेगा आपको, एंड साउथ सैंडविच ट्रेंचेस सदर्न अटलांटिक में। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई कहाँ पर है ये, एंड इससे रिलेटेड मतलब इनकी लोकेशन से रिलेटेड तो कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसमें यूजीसी नेट के पेपर में भी। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स, किसका मेन सोर्स हो, वास्ट रिजर्वायर ऑफ रिलेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन इन होमोस्फीयर की बात की गई है। ठीक है, तो इनर्ट जो नाइट्रोजन गैसेस है वो होमोस्फीयर में उसका जो बेसिस है, मेन सोर्स क्या है। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता होगा कि पहले तो हम ये समझते हैं कि होमोस्फीयर क्या होता है, हेट्रोस्फीयर क्या होता है। लोअर पार्ट जो होता है एटमॉस्फेयर के अप टू 100 किलोमीटर ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, और इससे 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लेयर है उसको होमोस्फीयर कहा जाता है, एंड इससे ऊपर हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो सब ऑलमोस्ट होमोजेनियस देखने को मिलता है। बट इसके ऊपर जैसे हेट्रोस्फीयर में जाते हैं तो वेरियस गैसेस की लेयर देखने को मिलती है जिसमें नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर, हीलियम लेयर ऐसे अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर तक के जो लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में उसको होमोस्फीयर और उसके ऊपर जस्ट हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। तो हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वास्ट रिजर्वायर ऑफ रिलेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन का होमोस्फीयर में सोर्स क्या है। तो इसका आंसर है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है मेन सोर्स है इनर्ट नाइट्रोजन का होमोस्फीयर में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द नजका प्लेट इज मूविंग। नजका प्लेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लेट के डायरेक्शन से रिलेटेड मूवमेंट का लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो 2016 का और 17 के पेपर उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है। पहले हमें पता होना चाहिए कि नजका प्लेट है कहाँ पर, क्योंकि नजका प्लेट जो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि नजका प्लेट कहाँ पर है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। इनकी लोकेशन क्या है, एक तरफ है साउथ अमेरिका ईस्टर्न साइड पे, बीच में नाजका प्लेट, इधर पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेटों के बीच में एक माइनर प्लेट है जो नाजका प्लेट के नाम से जाना जाती है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमने बात की ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में इसको माना जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, वन ऑफ द लिटोरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड टू सी की बात की गई है, तो ये हमारा लैंड सरफेस एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे लैंड सरफेस एरिया देखने को मिलता है, ये ओशियन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर, ऑफ शोर। तो बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर, ऑफ शोर, हमारा करेक्ट आंसर वन हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। उसमें असर्शन है, कथन है, इन लो लैटिट्यूड सी वाटर इन डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज, ठीक है। रीजन है द डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी। आपको पता होगा कि लो लैटिट्यूड एरिया में हाई सैलिनिटी नहीं मिलती है, बल्कि ये ट्रॉपिकल रीजन में हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। सैलिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो आप याद कर सकते हैं कि जब इवोपरेशन ज्यादा हो प्रिसिपिटेशन से, तो उस एरिया में सैलिनिटी इंक्रीज होती है, हाई होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बट जो इक्वेटर वाला एरिया होता है वहां पर टेम्परेचर हाई है, तो क्या होता है कि वाटर वेपर बनते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, क्लाउड बनते हैं, प्रिसिपिटेशन हो जाता है। तो ये सर्कल चल रहा होता है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। बट यही सेम चीज जब ट्रॉपिकल एरिया में जाते हैं तो वहां पर पानी की कमी होती है कंपेरेटिवली इक्वेटर एरिया के हिसाब से, तो प्रिसिपिटेशन कम हो रहा होता है और इवापोरेशन ज्यादा हो रहा होता है कि ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से, एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ कॉन्टिनेंट पे ड्यू टू ओशनिक करंट की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो रीजन है वो बोलता है कि हाई सैलिनिटी डीप सी वाटर में डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी, ऐसा लो लैटिट्यूड में नहीं देखने को मिलता है। तो हमारा कथन जो है, कारक जो है वो इनकरेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है और असर्शन करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज देखेंगे, सैलिनिटी का क्वेश्चन यहाँ पूछा, अगला ही क्वेश्चन वो पूछता है वाटर सैलिनिटी एक एवरेज रेंज वर्ल्ड की कितनी है। तो वर्ल्ड की जो एवरेज रेंज सैलिनिटी वो आपको पता होनी चाहिए, 34 से 37 के बीच में, 34 से 37 के बीच में देखने को मिलती है। और सैलिनिटी को ग्राम ऑफ साल्ट पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर में मेजर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो कि असर्शन इन रीजन बेस है। असर्शन है कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन इन एंट्रोट्रॉफिक स्टेज विथ ऑक्सीजन डिमांड एक्सीडिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है। रीजन है स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज स्किन टेम्परेचर। ये तो हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर उसके डिप्लीशन से स्किन कैंसर हो रहा है। बट जब हम ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं वो एक्सीड कर जाता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को, तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो परफॉर्म कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो जो सेल है उस ऑर्गेनिज्म का वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। एनर्जी, शुगर, जो एनर्जी वो ब्रेक डाउन होके जनरेट कर रही होती है एनर्जी, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रही होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी इंस्टेड बीइंग गेट प्रोड्यूस इन लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि असर्शन भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ ऑप्शन करेक्ट है, बट ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर है। So thank you for listening and watching. Please do like, review, comment, and please suggest suggestion in comment box. Thank you for listening and watching.